दलित दस्तक के सभी दर्शकों को जय भीम। मैं हूं अशोक। 2 अप्रैल की तारीख है आज, और जब भी 2 अप्रैल की बात होती है 2 अप्रैल 2018 की तारीख याद आ जाती है। 2 अप्रैल 2018 को अचानक से लाखों लोग देश भर में सड़कों पे उतर गए थे। वजह यह थी कि एससी एसटी जो एक्ट है उसको रद्द कर दिया गया था। उसी को बचाने के लिए लोग सड़कों पे उतर गए थे। उससे बड़ी बात यह थी कि लोगों को ना किसी राजनीतिक दल ने बुलाया था, ना किसी संगठन ने। तमाम लोग जो दलित समाज के लोग थे, कुछ पिछड़े समाज का भी सहयोग था उस आंदोलन में, तमाम लोग सड़कों पर उतर गए थे बिना किसी राजनीतिक दल के बुलावे के, बिना किसी संगठन के बुलावे पे, और लड़के अपना हक हासिल किया था समाज ने। और एससी एसटी एक्ट को फिर से वापस लागू करना पड़ा था सरकार को, विशेष कानून लाके। और इस बीच में उस दौरान तकरीबन 13 लोग शहीद हो गए थे, 13 युवा शहीद हो गए थे। और उस शहीद हुए युवाओं की बदौलत हमें फिर से वो एक्ट मिल गया था। और जब भी इस तरह के आंदोलन होते हैं तो समाज को एक समाज की ताकत भी सामने आती है और तमाम उससे चर्चाएं निकलती हैं। सबसे पहले तो दलित दस्तक उन तमाम शहीद हुए युवाओं को नमन करता है, उनको श्रद्धांजलि देता है। और इस बारे में बातचीत करने के लिए, चूंकि हम तीसरी बरखी मना रहे हैं, हमारे साथ है सतीश प्रकाश जी। सतीश प्रकाश जी पेशे से शिक्षक हैं और साथ ही दलित एक्टिविस्ट हैं। सतीश जी, 3 साल हो गए आज उस वक्त को, उस दिन को, जब एक बड़ा आंदोलन हुआ था समाज के भीतर। आपको क्या लगता है वो कौन सी बात रही थी कि लोग अचानक से सड़कों पर उतर गए थे? किसी ने कल्पना नहीं की थी, कैसे हुआ यह? दास साहब जय भीम। और 2 अप्रैल के दलित मूवमेंट के जो शहीद हैं जी। उनके लिए नमन। ये सच है कि 2018 में 2 अप्रैल के दिन जिस तरह का वो मूवमेंट पनपा, देश में नहीं पूरे का पूरा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय जो पॉलिटिकल लोग हैं उनका ध्यान इस देश के दलितों की जो समस्याएं हैं उनकी तरफ गया। 2 अप्रैल का जो दलित मूवमेंट है उसने एक 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 लाइन में पूरे देश के दलितों की एक दिन एक डेट निश्चित की, और वो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जी। आप इधर वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक जहां तक भी देखेंगे, पूरे देश का दलित, चाहे वो गांव में था, चाहे वो शहर में था, चाहे वो कस्बे में था, वो दलित मूवमेंट से जिस तरीके से जुड़ा, वो जो सोशल मीडिया पे जो मैसेज आया, वो कहां से आया, कैसे आया, ये आज भी भारत सरकार भी जानना चाहती है, हम भी उसको देखना चाहते हैं। तमाम जो लोग जो दलित मूवमेंट पे काम करते हैं, है ना, तमाम अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं ये चर्चा में रहा कि वो कहां से हुई वो चर्चा, बात निकली कहां? उस व्यक्ति ने 2 अप्रैल भारत बंद, उसने वहां कहीं उसका डेट नहीं लिखा, मतलब सॉरी उसका जगह नहीं लिखा, कोई संगठन नहीं लिखा, और लोग जो हैं वो आक्रोशित थे। देखिए, जो हमलावर था वो दलित मूवमेंट की कहीं ना कहीं ताकत देखना चाह रहा था, क्योंकि उसके मन में एक भ्रांति कहीं ना ये पैदा हुई कि जिस तरीके से जो इस देश में जो पॉलिटिकल माहौल बना, और उस राजनीतिक माहौल से जिस तरीके से इस देश के दलितों को अलग थलग किया गया, कहीं ना कहीं वो दलितों पूरे देश के दलितों की राजनीतिक हताशा भी थी। तो ऐसे हताश व्यक्ति के साथ में उन्होंने इस तरह के न्यायिक, उनके अधिकारों के ऊपर न्यायिक हमले किए, तो दलित मजबूर हुआ है कि दलितों के जो संवैधानिक अधिकार उनके ऊपर कहीं ना कहीं न्यायिक हमले सबसे ज्यादा होते हैं। सतीश जी, मेरा अगला सवाल यह है कि जिस तरीके से आज रिजर्वेशन पे हमले हो रहे हैं, आप देख रहे हैं हर तरीके से, लेटरल एंट्री का मामला है या फिर तमाम तरीके से हमले हो रहे हैं, क्या लगता है आपको आने वाले दिनों में फिर से यह समाज एक आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है? सच है, अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरह की टिप्पणी की है, मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर सवाल नहीं है, क्योंकि अगर मामला गया है आरक्षण को लेकर के, तो जैसा उनको जो ठीक लगा उन्होंने कहा न्याय व्यवस्था को, और आरक्षण को अगर खत्म करना चाहते हैं तो खत्म करें, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन आपको बहुत सारी चीजें, पूना पैक्ट को आप कैसे खत्म करोगे? जब इस देश के टुकड़े हो रहे थे, इस देश की धरती को, है ना, हिंदू और मुसलमानों के बीच में बांटा जा रहा था, तब इस देश के दलितों ने, बाबा साहब ने इस देश को एक बनाया। और एक आरक्षण का जो अधिकार है, आरक्षण से नुकसान क्या है? अगर इस देश का दलित भी आगे बढ़ेगा, इस देश का दलित भी भारत का हिस्सा है ना, इसकी आबादी का हिस्सा है। अगर एक आबादी का एक हिस्सा आगे बढ़ता है तो देश पीछे कैसे चला जाएगा? और ऐसे समय में देखिए, आरक्षण दलितों के लिए एक भावनात्मक मुद्दा है।
जी। और वो सच्चाई भी है। जब तमाम जो सरकारी संस्थान और जो सरकारी जो संस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं दलितों के जो उत्थान में वो अपनी जो जो उनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई थी, है ना, वो कहीं ना कहीं वो नाकाम है। और आरक्षण सबसे सशक्त माध्यम बना दलितों के उत्थान में। तो एक सवाल है, इस देश का दलित अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा तो उसकी रक्षा कौन करेगा? मजबूर होकर के उसको आंदोलन करना जब इस तरह के घटना हुई, जो 2 अप्रैल को जिस तरीके से चीजें हुई, तमाम लोग अभी भी उस, जैसा आपने कहा कि मुकदमे झेल रहे हैं, तो क्या समाज की जिम्मेदारी नहीं बनती है, जो संगठन है उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उनके साथ खड़े हों और उनके लिए उनको उससे मुक्ति दिलाई जाए? क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग आगे निकलते हैं तो लाभ तो पूरे समाज को हुआ, लड़ाई पूरे समाज की थी। अगर SC/ST एक्ट वापस किया गया तो इससे तो पूरे समाज को फायदा हुआ। तो क्या स्थानीय स्तर पे जहां-जहां लोगों के ऊपर मुकदमे हैं, अभी युवाओं के ऊपर मुकदमे हैं, तो क्या वहां के स्थानीय संगठन को, स्थानीय नेताओं को उनके साथ खड़े होकर एक दबाव नहीं बनाना चाहिए? 3 साल बाद अब ये प्रण नहीं लेना चाहिए कि उनको मुक्ति दिलाई जाए? नहीं, देखिए दास साहब, एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह। हम हमेशा दलित मूवमेंट में दूसरे लोगों की खामियां निकालते जी। हैं। आज ये मंथन का समय हो सकता है कि 2018 में जिन परिवारों, और उसमें अधिकतर परिवार के वो लोग हैं कि जो कमाने वाले लोग ने अपनी जान गंवाई है, 18-18 साल के यूथ है। मुकदमे तो चलो छोड़िए, लेकिन जिन लोगों ने वो उस परिवार के एक ऐसा हिस्सा रहे कि जिनकी वजह से परिवार चलता था। और सरकारों के ऊपर ये दबाव भी बनाना चाहिए, और तमाम दलितों की जो लीडरशिप है, चाहे वो कोई भी लोग हो, उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। एक दिन में आपने लोकसभा में चर्चा कर दी, आपने उनको श्रद्धांजलि दे दी, ये मुद्दा नहीं रह जाता, उनके परिवारों के साथ जाना चाहिए। ये सब लोगों की जिम्मेदारी है, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो सामाजिक संगठन में हो, चाहे वो राजनीतिक दल का हिस्सा हो, सबकी जिम्मेदारी है उन परिवारों को मदद कैसे करें, चाहे वो आर्थिक रूप से मदद हो या उनको मानसिक रूप से मदद हो, और सरकारों के ऊपर ये हम दबाव बनाएं। हाँ सतीश जी, अभी जैसा वक्त चल रहा है, फिर से रिजर्वेशन पे जो चौतरफा हमले हो रहे हैं लगातार, एक के बाद एक खबरें आ रही हैं। लेटरल एंट्री का मामला है, इसके अलावा जो वैकेंसीज निकल रही है तमाम जगहों पे, वहां पे सीटें, आरक्षित सीटें, सीटों का उल्लेख नहीं है, कई तरह की चीजें आ रही है तमाम जगहों पे। ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, तो पूरा जो रिजर्वेशन को लेकर एक उसको उसको चारों तरफ से खत्म करने की कोशिश चल रही है, साजिश चल रही है। क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में फिर एक आंदोलन की जरूरत है, या फिर ऐसा ही जैसा 2 अप्रैल 2018 को SC/ST एक्ट को बचाने के लिए हुआ था, क्या रिजर्वेशन को बचाने के लिए भी लोग निकल सकते हैं, आंदोलन हो सकता है, जरूरत है उसकी? नहीं, देखिए जरूरत तो है, लेकिन सवाल ये है कि निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। लेकिन जहां तक दलित मूवमेंट को मैं देखता हूं, देखिए वहां प्रेशर ग्रुप काम करता है, क्योंकि उनके पास वो साधन विहीन लोग हैं, वो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। ऐसे लोगों के पास मुकदमे आए, सरकारी दबाव आए, या उनको जान से मारने का कहीं ना कहीं एक दबाव जो 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 जो, जो सरकारें समय समय पर करती रही हैं, तो इस तरह के माहौल में, लेकिन आपको एक बात मैं बताऊंगा कि देखिए दलित मूवमेंट जो उसका मानवतावादी चेहरा है वो हिंसात्मक नहीं है। सरकार ने दलित मूवमेंट, भविष्य के दलित मूवमेंट को खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं, चाहे वो सरकार के गुंडे हों, चाहे वो उन लोगों के जो दलितों को नहीं पनपना देखना चाहते, उन्होंने जानबूझ करके 2 अप्रैल के मूवमेंट के अंदर हिंसा फैलाई, और उस हिंसा के सहारे ही उन्होंने भविष्य में होने वाले दलित मूवमेंट को, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि लोगों के ऊपर मुकदमे डाल करके आप दलित मूवमेंट को खत्म कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा कि देखिए जिस तरह के दलितों के जो संवैधानिक अधिकार हैं, अगर ये हमले बढ़ेंगे तो इस बात की संभावनाओं को कभी भी नकारा नहीं जा सकता कि इस देश का दलित दोबारा मूवमेंट करने का। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से कि मूवमेंट के साथ साथ हमको दलित जो एजेंडा है, क्योंकि दलित एजेंडा की, देखिए दलित मूवमेंट में रिजिडनेस नहीं है, वो समय के अनुसार उसमें चेंज हुए हैं। लेकिन ये भी दुर्भाग्य है कि हमको भविष्य के दलित मूवमेंट के ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी। वो आरक्षण खत्म नहीं कर रहे, लेकिन वो आरक्षण को जिस तरीके से खत्म कर रहे, चाहे वो लिटरल एंट्री हो, चाहे वो संस्थानों का निजीकरण हो, ऐसी स्थिति को रोकने के लिए सिर्फ निजीकरण के विरुद्ध आप
आप पोस्ट लिखे उससे काम नहीं चलेगा। दलितों को एक कदम आगे बढ़ के सोचना पड़ेगा। अब वो समय है कि जब दलितों के तमाम सरकारें हैं, जो राजनीतिक दल हैं, उनके ऊपर दबाव डालना पड़ेगा कि उनको निजी क्षेत्र में दलितों को आरक्षण दिया जाए। तो ये तमाम सवाल हैं जो बने हुए हैं, और हम लोग 2 अप्रैल 2018 के शहीदों को याद कर रहे थे और उनको श्रद्धांजलि, और निश्चित तौर पे जिस तरीके से समाज तब सामने आया था, खड़ा हुआ था एक दूसरे के साथ और अपने अधिकार के लिए लड़ा था, वो निश्चित तौर पे एक बड़ी बात थी। और उससे कहीं ना कहीं सतीश जी, जो एक दलित आंदोलन है ना, जो कहीं ना कहीं सुसुप्तावस्था में चली गई थी, उसको एक बल मिला। और आने वाले दिनों में फिर से उम्मीद की जानी चाहिए कि जब भी दलितों पर हमले होंगे इस तरीके के, तो निश्चित तौर पे वो सामने आएंगे। सतीश जी, आपके फाइनल कमेंट के साथ हम इस चर्चा को खत्म करेंगे। जी बताएं। देखिए दास साहब, दलित मूवमेंट एज ए एक्टिविस्ट, जैसा मैं दलित मूवमेंट को देखता हूँ जी, भविष्य का जो दलित मूवमेंट होगा जी, उसकी जो गति है जी, और उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो 2 अप्रैल से भी ज्यादा हो। इसलिए मैं इस देश की जो 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 संवैधानिक संस्थाएं हैं उनसे मेरा निवेदन है कि अगर वो अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहा है, अगर वो अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की बात कर रहा है, तो उसको आंदोलन ना करने के लिए मजबूर किया, मतलब आंदोलन करने के लिए उसको मजबूर ना किया जाए। जी, वो इस देश के संसाधनों का हिस्सा बन के इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारी लड़ाई किसी बाहर से नहीं है। हम नहीं चाहते कि हम बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, इस देश के संविधान में हमारा पूरा अधिकार है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से कि अगला जो भविष्य का जो दलित मूवमेंट होगा वो बहुत ताकत के साथ आएगा और उसमें हिंसा नहीं होगी। और जो लोग दलित मूवमेंट के अंदर हिंसा बनाएंगे, हम उससे भी छुटकारा दिलाएंगे। जी सतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तमाम बातें रखी और काफी महत्वपूर्ण बातें की आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। जय हिंद सर।